नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की 6,940 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। समीक्षा। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने को कहा। परियोजनाओं को 15 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे। नैनीताल में राज्यपाल और सचिवालय में मुख्यमंत्री को गणना फॉर्म सौंपे। देहरादून में पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। हरीश रावत और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने संभाला मोर्चा। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बूंदाबांदी की जताई संभावना। देहरादून और हरिद्वार समेत मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन बढ़ेगी गर्मी। और वीकेंड पर उत्तराखंड में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। वाहनों के दबाव से कई जगह लंबा जाम। नैनीताल बना पर्यटकों की पहली पसंद। खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 6940 करोड़ रुपए की 12 प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि 50% से अधिक प्रगति वाली परियोजनाओं को 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। इन परियोजनाओं की मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक और मुख्य सचिव स्तर पर हर 10 दिन में समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृतियों जैसे लंबित मामलों को जल्द ही निपटाने को कहा। कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर कार्यक्रम के तहत सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना फॉर्म सौंपा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अवगत करवाया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी 7 जुलाई तक 1 महीने के समय में बीएलओ की ओर से मतदाताओं के गणना फॉर्मों को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा। देहरादून में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया है। नीट पेपर लीक और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसकी नेताओं ने कड़ी निंदा की और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की है। छात्र आए हैं कि शिक्षक की परीक्षा प्रणाली को सुधारो कहने के लिए, और शिक्षक गण आए हैं कि तुमने अनावश्यक हमारे ऊपर जो चीज की थोप दिया है जिसका कोई औचित्य नहीं है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। दोनों ही शिक्षा प्रणाली के शिकार हैं और अब तो दोनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी का इस्तेमाल करना, छात्र भविष्य है और शिक्षक हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इन दोनों पर जो वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के लोग भी जो है आज यहाँ धरने पर है। वो भी कह रहे हैं जिस तरीके से उनके साथ राज्य की सरकार व्यवहार कर रही है, उसी की परिणति है कि हमारे तमाम शिक्षक जो है आज सचिवालय घेराव करने का। तो ये चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों ही राज्यों में
वहाँ धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ धन सिंह रावत, दोनों को जो है निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। देश का बच्चा नीट की तैयारी की थी, डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसका सपना चकनाचूर हो गया है और जब आज अपनी आवाज उठाना चाहता है तो धामी की सरकार पुलिस के बलबूते पे लाठीचार्ज करके, गाड़ी की बौछार करके नौजवानों की आवाज को, छात्रों की आवाज को, शिक्षकों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। देहरादून में पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स और नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेताओं ने युवाओं के फ्यूचर के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षकों के ऊपर, जो हमारी शिक्षा प्रणाली के शक्ति हैं और छात्र जो हमारे राज्य के भविष्य हैं, आप छात्रों पर और शिक्षकों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज करते हो, ये स्वीकार्य नहीं है। आप हरीश सावत पर लाठीचार्ज करो, प्रीतम सिंह पर लाठीचार्ज करो, ये भरत सिंह जी पर लाठीचार्ज करो, हमें स्वीकार्य, हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन छात्रों पर, शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना निंदनीय है। मैं इस कदम की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये राष्ट्रीय प्रश्न है, ये देश की शिक्षा प्रणाली के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल। देखिए, एनएसयूआई पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ, नीट विद्यार्थियों के लिए और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए आंदोलन कर रही है। आज हम लोगों का मार्च था, उत्तराखंड में सचिवालय का घेराव था, लेकिन यहाँ की धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इन नौजवानों पे वाटर कैनन चलाया है। ये समझ में आया है, ये डरी हुई सरकार है, ये पेपर माफियाओं से मिली हुई सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों से मिली हुई सरकार है। एक एक वाटर कैनन का बदला, एक एक लाठी का बदला, एक एक मुकदमे का बदला अब इस देश का छात्र लेगा। आज हमारे नौजवानों के ऊपर वाटर कैनन चला रहे हैं, लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, ये डरने वाला नहीं है, पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर चल रही तैयारियां पूरी हो चुकी और आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो सितंबर महीने तक चलने वाली है। वहीं कांग्रेस लगातार एसआईआर में नाम काटने को लेकर सवाल उठा रही है, जिसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है और BLA 2 बनाने की प्रक्रिया एसआईआर में दी गई और इस पूरी प्रक्रिया में कई नाम जुड़ेंगे भी और कटेंगे भी। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस ये चाहती है कि बाहरी लोगों को उत्तराखंड में मतदाता बनाया जाए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जो वास्तविक मतदाता हैं वो मतदाता बना रहेगा और कांग्रेस को कहीं और कोई आपत्ति है तो वो अपने BLA 2 के माध्यम से उसको ठीक करवा सकती है। कांग्रेस भी राजनीतिक दल है। एसआईआर में जिन बातों का उल्लेख है, इस पर तो हर राजनीतिक दल को BLA 2 बनाने का सबसे निर्वाचन आयोग ने कहा हुआ है। हमने भी अपने BLA 2 बनाए हुए हैं और जो मानक है उसके अंतर्गत जो नियमावली, जो उसके दिशा निर्देश बने हैं, उसी दिशा निर्देश के आधार पर वोट बनेंगे भी, वोट कटेंगे भी। तो कांग्रेस क्या उत्तराखंड के अंदर भी जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको क्या यहाँ मतदाता बनाना चाहती है? मेरा स्पष्ट मत है कि उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर जो एक्चुअल मतदाता होगा वो हटेगा नहीं। 2003 में जिनके नाम मतदाता सूची में है वो मतदाता सूची में यथावत रहेंगे। केंद्र में सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रही है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने ये बताया कि ये पहली सरकार है जो हर साल अपना लेखा जोखा जनता के सामने रखती है। इसी कड़ी में 12 से 20 जून तक पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 12 से 16 जून तक 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत
हर विधानसभा में विकास यात्रा निकाली जाएगी। जैविक खेती पर कार्यशाला, प्रबुद्धजनों से संपर्क और बूथ शक्ति केंद्रों पर बैठक करके संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही 12 और 13 जून को प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में सरकार के काम गिनाएंगे। 21 जून को योग दिवस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस और आपातकाल के विरोध में काला दिवस भी मनाया जाएगा। वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं और ये पहली ऐसी सरकार है जो हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती है। तो हर वर्ष हमें जाना है, हमें अपनी जो हमने विकास किया है उसके लिए विकास यात्रा भी निकालनी है। हर एक विधानसभा में जाकर जैविक खेती को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए कार्यशाला करनी है। जो प्रबुद्धजन है विधानसभा में, हर विधानसभा में रहने वाले, उनसे जाकर उनसे संपर्क करना है। हमें अपने शक्ति केंद्रों पर बैठक करनी है, अपने बूथ पे बैठक करनी है। तो ऐसे करके संगठन को भी मजबूत करने का काम करना है और जो सरकार और प्रदेश और केंद्र जो बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको जाकर जनता तक लेकर जाना है, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के जश्न पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार जिन उपलब्धियों का दावा कर रही है उनका लाभ आम जनता को नहीं दिखाई दे रहा। शीशपाल बिष्ट ने कहा कि देश में बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हुई हैं जबकि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के हर मोर्चे पर विफल रही है और अच्छे दिनों के वादे पूरे नहीं हुए। बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही लेकिन देश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इन 12 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है। लेकिन देश की जनता पूछ रही है आखिर वो उपलब्धियां कौन सी हैं जिनका जश्न मनाया जा रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया हाँप रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर बेरोजगार रोजगार मांगने जाते हैं तो पुलिस की लाठियों का सामना उनको करना पड़ता है। देश में बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, विदेश नीति अमेरिका के हाथों गिरवी रखी जा चुकी है। देश की जो वित्तीय हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अब विफलताओं का अगर जश्न मनाना चाहती है भाजपा और केंद्र सरकार तो वो अलग बात है, लेकिन देश की जनता के चेहरे पर खुशी नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनपद टिहरी में आपदा से क्षतिग्रस्त चारधाम यात्रा के रास्तों पर गश्ती बैंड के NH 707A और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चल रहे पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी काम निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। रुड़की के पनियाला रोड के शिवपुरम क्षेत्र में जलभराव और बदहाल सड़क को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर शिवपुरम से आजाद नगर चौक तक विशाल रैली निकाली और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान नगर निगम और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। आजाद नगर चौक पर पुतला दहन करके विरोध जताया गया। शिवपुरम क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव और खराब सड़क की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद न तो सड़क का निर्माण हुआ और न ही जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था हुई है। इसी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने शिवपुरम से आजाद नगर चौक तक रैली निकालते हुए नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की है।
केवल अपने टैक्स के पैसे का केवल कुछ हिस्सा मांग रही है। ईमानदारी से अगर वो हिस्सा जनता को मिल जाए तो जनता का सारे विकास कार्य हो जाए। वैसे जनता जितना टैक्स देती है, सरकार को मुफ्त चिकित्सा देनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए और सारी चीजें। कोई भीख नहीं मांग रही यहाँ की जनता अपना हक मांग रही है। जब बरसात होगी तो आप ये देखिए कि वही गंदगी लोगों के घरों तक होगी और लोग उसी गंदगी में रहने पे मजबूर होंगे। अगर नगर निगम बरसात से पहले अगर इस काम को करती है तो जनता को राहत मिलेगी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो मेयर है, वो सोई पड़ी है, वो जागने का काम नहीं कर रही है। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रयास किया है कि आज मेयर का पुतला फूंक करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो तब भी नहीं जागी तो नगर निगम के बाहर भी अगर हमें धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, तो हम उत्तराखंड क्रांति दल उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। रुड़की में ढंढेरा फाटक के पास सहारनपुर निवासी उमर हमजा नाम के 21 साल के एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। उमर हमजा सहारनपुर का निवासी था जो सुनहरा रोड की एक फैक्ट्री में काम करता था। हमजा शनिवार के दोपहर से लापता था। परिजनों की ओर से हमजा की काफी तलाश हुई, लेकिन उमर हमजा का कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। परिजनों ने आरोप लगाया कि उमर हमजा की हत्या करके शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंका गया है। ये कल सहारनपुर से निकला था काम के लिए, यहाँ पे काम करता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री है सुनहरा रोड। तो ये सुबह कल 1 बजे करीब निकला दोपहर के। तो ये शाम तक इसका हमने फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया इसने। उसके बाद में हमने इसकी मिसिंग कंप्लेन भी कराई। मिसिंग कंप्लेन आपको पता पहले होती नहीं। हमने बताया कि चला गया होगा, चलो पहुँच जाएगा, दोस्तों में बैठा होगा कि नहीं आगा। हम थाने गए सहारनपुर इसकी तहरीर देने के लिए कि हमारा बच्चा कल से गायब है। उसके बाद में हमारे पास कॉल आती है हाजी जी की। वो कहते हैं आप वहाँ चले जाओ रुड़की सिविल हॉस्पिटल कि किस लिए कि मोर्चरी में देख लो, वहाँ पे डेड बॉडी मिली है और ये कह रहे हैं आप ही का लड़का है वो। और ये लग रहा है देखने में कि ट्रेन से गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके शरीर पे कहीं खरोच नहीं है। इसका चेहरा इतनी बुरी तरह से काट रखा है और इसका हाथ तोड़ रखा है राइट हैंड, और 2 उंगलियाँ भी काट रखी है। घुटने में तो हल्की सी घिसर है, वो तो जब गिरेंगे तो हल्की फुल्की घिसर लगती है। बस ये हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। विकासखंड सल्ट के तल्ला मानिला में आयोजित 2 दिवसीय मानिला महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकगीतों और आकर्षक झांकियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक के बेटे प्रतीक जीना ने किया है। प्रतीक ने अपने संबोधन में क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला शानदार और यादगार आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि आयोजक मंडल सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रहा है। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्पियों और उनके उत्पादों को मंच प्रदान करने की पहल की भी प्रशंसा की है। महोत्सव में लोक संस्कृति और संगीत की विशेष धूम रही है। आज जिसमें हमने मुख्य आकर्षण के केंद्र थे धार्मिक कार्यक्रम एवं पूजा अर्चना, लोक सांस्कृतिक, कवि सम्मेलन, स्वास्थ्य शिविर, महिला सशक्तिकरण एवं हमने छात्रों को सम्मानित किया, प्रतिभागी छात्रों का सम्मान किया और विशाल भंडारा हुआ। इसमें हमारे सहयोगी सभी क्षेत्रवासियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया तथा साथ में यहाँ के जो ग्राम प्रधान, महिलाएं, मंगल दल वाले, उनने भी हमारा सहयोग दिया और कलश यात्रा, बहुत बड़ी भव्य कलश यात्रा हुई जहाँ क्षेत्रीय ग्राम सभा के महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा उसको सफल बनाया। पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल केवल देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ऐसे में यहाँ के पर्यटन स्थल साल भर पर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा ही एक पर्यटक स्थल नैनीताल का उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, जिसमें कई ऐसे वन्यजीव हैं जो तराई क्षेत्रों के प्राणी उद्यानों में नहीं रखे जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल नैनीताल अथॉरिटी और जो भी एसोसिएशन है उनको धन्यवाद। टूरिज्म प्लेस को बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही मेंटेन रखा है उन लोगों ने और सारे जानवर देखने मिले और सभी के सभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और बहुत साफ सुथरा है और बहुत चीज़ें और सारे जानवर देखने मिले और सारी चीज़ें क्लीन है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर के कंट्री में भी हम लोग ने एक्सप्लोर किया है वो भी सेम यहाँ पे भी मिला है, बहुत सही चीज़ है।
हम लोग नैनीताल में बच्चों के साथ में ही आए हैं और यहाँ पे जब हमने देखा कि इस तरीके से जू बना हुआ है तो बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लोर करवाने के लिए लाए और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया है इसको। यहाँ पे जब हम आए तो देखा कि सारे एनिमल्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे और जो हमारा टाइमिंग है शायद वो उस टाइम पे हमको सारे एनिमल्स देखने मिले। स्पेशली जो टाइगर और लेपर्ड को देख के बच्चों का एक्साइटमेंट या वो इतना नियरेस्ट देखने हमको नहीं मिलता है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने मिली है। आने के बाद से जैसा आपने बताया टूरिज्म में वृद्धि हुई है, उसी के सापेक्ष हमारे नैनीताल जू में भी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब लगभग हर दिन लगभग 1400-1500 विजिटर्स एक्सक्लूसिव चिल्ड्रन हमारे जू में आ रहे हैं। अगर हम लोग बच्चों को और वरिष्ठ नागरिकों को भी जोड़ें तो लगभग 1600-1700 लोग हर दिन जू में विजिट कर रहे हैं और ये इसकी संख्या वीकेंड्स में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी जैसा टूरिज्म शहर में जो है उसी हिसाब से हमारे नैनीताल जू में भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।